नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर अब पश्चिम बंगाल में भी गूंज रहा है। बंगाल चुनाव के रण में उतरे सीएम योगी ने सीधे तौर पर टीएमसी को चेतावनी दे दी है कि हिंदुओं को प्रताड़ित करने और घुसपैठियों को बसाने का खेल अब और नहीं चलेगा। बंगाल में अराजकता फैलाने वालों का इलाज भी अब यूपी मॉडल से ही होगा। बंगाल में सीएम योगी की इस दहाड़ ने लखनऊ में बैठे अखिलेश यादव की भी नींद उड़ा दी है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे बंगाल में योगी मॉडल की डिमांड ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, योगी मॉडल कैसे विपक्षियों की परेशानी बढ़ा रहा है? देखिए, योगी मॉडल का मतलब क्या है? ये लोग जो बार बार योगी मॉडल की चर्चा करते हैं, योगी मॉडल का मतलब हिंदुत्व का मॉडल है। और सब जो मॉडल है वो सार्वभौमिक मॉडल है, यानी लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर पूरे देश के अंदर देखा जाए तो कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बेहतर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी मुख्यमंत्री, विपक्ष में भी कुछ पार्टियां हैं जिसके मुख्यमंत्री बेहतर काम किए, या फिर एनडीए के पार्टनर पार्टियां हैं वो भी बेहतर काम की है। लेकिन जो इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात समझी जा सकती है कि किसी भी हिंदुस्तान के राज्य के प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री के लिए कि जिसने अपने आस्था का प्रदर्शन हर उस मोड़ पर किया और जो खुद में चलते फिरते आस्था का प्रदर्शन है, वो है योगी आदित्यनाथ, जो कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने भगवा धारण करके रखा है जी। यानी कि जो ये सोकॉल्ड सेकुलर मानसिकता वाले ये जो कुछ पार्टियां और सोकॉल्ड सेकुलरिज्म की विचारधारा वाली पार्टियां हैं, इन लोगों ने हिंदुओं को ऐसे दबाकर रखा था कि वो अपने आस्था का, अपने धर्म का प्रदर्शन करने तक से हिचकते थे। ये वही देश है जहां ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और साथ ही उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब राजेंद्र प्रसाद को इनविटेशन मिला सोमनाथ मंदिर के निर्माण के लिए, जो पुनर्निर्माण किया गया था, सरदार पटेल गृह मंत्री वो उस समय बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे कि नहीं, सोमनाथ को तो पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। और उस समय उसके उद्घाटन की बात हो रही थी, जो कि सरदार पटेल खुद भी गुजरात से थे तो उनके और जुड़ाव ज्यादा था वहां से। उस समय इनविटेशन दिया गया कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन करवाया जाए फिर से, क्योंकि ये रिनोवेट होके जो गजनी के अत्याचारों से मुक्त हुआ उसको कम से कम भारत के राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए आना चाहिए। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए ये चाह नहीं रहे थे कि मंदिर के उद्घाटन में जाएं, क्योंकि ये सेकुलरिज्म को प्रभावित करेगा। हालांकि राजेंद्र प्रसाद गए, क्योंकि उस समय नेहरू के पास इतनी क्षमता नहीं थी, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, लेकिन इतनी क्षमता नहीं थी कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोक सकते हैं। लेकिन ये सेकुलरिज्म की विचार थे इन लोगों के लिए कि हिंदू आस्था के प्रतीकों का प्रदर्शन मत करो। कितने भी प्रधानमंत्री आए गए, इन सबको लगता था कभी मंदिर में चले गए बहुत बड़ा एहसान कर लिए, लेकिन उस आस्था के बदले बैलेंस करने की कोशिश करो। अगर मंदिर में चले गए तो कुछ दिन के अंदर किसी मस्जिद का प्लान बना लो, गुरुद्वारा में जाना पड़ेगा, चर्च में जाना पड़ेगा। ये बैलेंस करने की जरूरत पड़ी है। ये सबसे बड़ी हिंदू आबादी वाला देश, और यहाँ पर हिंदुओं के नेतृत्व से निकले हुए प्रधानमंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को ये प्रदर्शन करने तक में हिचक होती थी। इसी को योगी मॉडल कहते हैं कि वो चलता फिरता आस्था का प्रदर्शन है, और जहां जाते हैं वो दिखाते हैं कि देखो एक हिंदू लीडर जिसको देखकर कोई मुसलमान वोट नहीं करेगा, फिर भी वो यहाँ का मुख्यमंत्री हो सकता है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। हिंदुओं को भ्रमित करने वाली कई पार्टियां हैं, और उसमें उन पार्टियों ने ऐसे भ्रमित कर दिया है कि चुनावी मुद्दा हिंदुत्व का बन ही नहीं पाता। ये अलग अलग मुद्दों में लोगों को भटका देते हैं, भरमा देते हैं। विकास की बात करो, रोजगार की बात करो, कोई भी सरकार होगी तो वो विकास की ही बात करेगी, रोजगार की ही बात करेगी। धर्म की बात करके सरकार सिर्फ काम नहीं कर सकती कि धर्म के आधार पर काम करेंगे। सरकार का काम डेवलपमेंट है, और योगी आदित्यनाथ अगर अपने धर्म का प्रदर्शन कर रहे हैं,
हिंदू दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में काम नहीं हो रहे। उत्तर प्रदेश में वो काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि जिसका क्रेडिट 10 साल बाद किसी और को मिलेगा जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जी। हो सकता है कि वो केंद्र में आ जाए और उस समय जो भी मुख्यमंत्री रहेगा उसका क्रेडिट लेगा कि देखो अभी हम फिल्म सिटी का उद्घाटन कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी, जहां अंडर वाटर शूटिंग की व्यवस्था है, नोएडा में ही बन रहा है 1500 करोड़ से ज्यादा का। तो ये वो काम करके जा रहे हैं और वो अपने क्रेडिट लेने के लिए सिर्फ नहीं, आगे के भविष्य के लिए कई एक्सप्रेस वे, हाईवे, इंडस्ट्रियल हब, इंडस्ट्रियल ये जो सबमिट, ये डेवलपमेंट सबमिट, ये सारी चीजें जो हो रही है वो बाद के लिए भी हो रही है। तो इसलिए डेवलपमेंट मुद्दा नहीं है। डेवलपमेंट कोई भी मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में करने की कोशिश करता है, कुछ कामयाब होता है, कुछ लूटपाट में लगा रहता है, जैसे अखिलेश यादव है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया, उससे वहां के चुनाव पर प्रभाव पड़ा है। जैसे नाडिया में जहां योगी आदित्यनाथ को भेजा गया, ऐसा नहीं है कि वहां मुसलमान 40-50% है। नाडिया में मुसलमान 26 से 27% के आसपास है। यानी एकजुट होकर भी मुस्लिम वोट करेगा तो वो हिंदुओं को वहां हरा नहीं सकता। वो मुर्शिदाबाद नहीं है, वो मालदा नहीं है जहां 55% मुसलमान है, मुर्शिदाबाद में 70% तक मुसलमान है। वो जगह नहीं है जहां पर अगर मुसलमान एकजुट हो जाए तो वो हिंदुओं के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को हरा सकता है। लेकिन ये ऐसी जगह है जहां 72 से 75% हिंदू हैं। फिर भी योगी आदित्यनाथ की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ऐसे जगह में जहां पर सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन का पूरे दुनिया में हर जगह पर एक ब्रांच मिलेगा, नाडिया में भी बड़ा ब्रांच है। और इस बार एसआईआर की प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने कहा जितने मठ हैं, चाहे बेलूर ही मठ क्यों ना हो, रामकृष्ण मठ क्यों नहीं, इस्कॉन का क्यों ना हो, ये चैतन्य महाप्रभु का क्यों ना हो, मंदिर भी वहां पर नाडिया में है, रिलीजियस प्लेस है, लेकिन इन सब जगह पर जितने संत रहते हैं, साधु रहते हैं, वो भी एसआईआर की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें। अपने गुरु का नाम अपने पिता की जगह लिखें, अपने आश्रम का नाम अपने एड्रेस प्रूफ में लिखें और उनको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। वोटर आईडी कार्ड बंगाल का बनेगा और इसमें लाखों की संख्या में जो साधु संत थे उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम डलवाया, अपना वोटर कार्ड बनवाया, वो वोट दे रहे हैं। लेकिन नाडिया की जो स्थिति कह रहे हैं, वहां पर जरूरत इस बात का है कि वहां के हिंदू कम्युनिस्ट पार्टियों के ट्रैप में ना आए, ताकि वो हिंदुओं को जो बांटने की कोशिश ये लोग करते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टियों के ट्रैप में ना आए, कांग्रेस के उस भ्रमित करने वाली राजनीति के साथ खड़े ना हो, या फिर टीएमसी में ममता बनर्जी जो बंगला की बात करके बंगला कार्ड खेलती है और बंगला की बात करके हिंदुओं को भ्रमित करती है, वो उसके ट्रैप में ना आए। तो योगी आदित्यनाथ की भूमिका ये होती है कि जो हिंदू थोड़े बहुत जो सुषुप्ता अवस्था में हैं, जो सो रहे हैं, जो राजनीतिक तौर पर वो हिंदुत्व को एक बड़ा मुद्दा नहीं मानते, उन लोगों को जगाओ, उनके अंदर की ज्वाला को थोड़ा भड़काओ, बताओ कि देखिए किसी भी देश में, स्टेट में जो चुनाव होता है उस चुनाव में कई मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन उन कई मुद्दों से आपको तुलना करना पड़ेगा कि दूसरी पार्टियों के बीच इन मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया है, और एक मुद्दा आपकी पहचान की होती है जो सबसे बड़ा कहा जा सकता है। तो अभी जो हिंदुस्तान में राजनीति चल रही है उसमें पहचान का भी एक मुद्दा बन चुका है। यानी आपकी पहचान क्या है, आप भारतीय पहचान वाले हो तभी आप वोट दे रहे हो, लेकिन भारतीयता की पहचान के साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक वर्ग विशेष के लोगों ने अपनी पहचान में भारतीयता से ऊपर यानी इंडियन सिटीजनशिप से ऊपर इन्होंने रिलीजियस सिटीजनशिप बना लिया है। यानी कि मजहबी पहचान उसका ऊपर है, भारतीयता की पहचान नीचे है। वो वंदे मातरम कहने तक से घबराता है क्योंकि वो वंदे मातरम नहीं कह सकता और वो कहता है कि हमारा मजहब इससे रोकता है। तो मजहबी पहचान उसकी ऊपर है, आपकी जो धार्मिक पहचान है वो दबकर रह गई है। यहां तो होना ही चाहिए कि भारत का नाम सुनते ही ये होना चाहिए सेकुलरिज्म की बात बाद में होगी, हिंदू राष्ट्र की बात होनी चाहिए, क्योंकि एक ही पूरी दुनिया में देश है जहां इतनी बड़ी हिंदुओं की आबादी है। हमने कभी इतना ज्यादा प्रचारित प्रसारित करके पूरे दुनिया में
अलग अलग मुल्कों में हिंदुत्व की बात नहीं की, सनातन परंपराएं फैलाया। तो इसलिए ये जो योगी आदित्यनाथ नाडिया गए, उसके आसपास के क्षेत्रों में अभी पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव होना है और उसमें 7 डिस्ट्रिक्ट में चुनाव होना है, कोलकाता में भी है। अब रामकृष्ण परमहंस की धरती पर लोगों ने ये सोचना छोड़ दिया कि हिंदुत्व वहां की बड़ी पहचान हो सकती है। तो ये जगाएगा कौन? ये मोदी जगाएंगे, ये जगाएंगे योगी, ये जगाएंगे हिमंता बिस्वा शर्मा, ये अमित शाह जगाएंगे। लेकिन इनमें भूमिका जो सबसे बड़ी होगी प्रेजेंस के लेवल पर, वो तो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल योगी आदित्यनाथ होंगे, क्योंकि वो खुद में चलता फिरता हिंदुत्व है, सनातन है। तो इसलिए इनका उपयोग वहां पर ये हिंदुओं को एकजुट करने के लिए किया जा रहा है और वो इसमें कामयाब होते दिख रहे हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की रैलियों में ये जय श्री राम के नारे लग रहे, वहां से जो फीडबैक आ रहा है कि नहीं, योगी आदित्यनाथ जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं वहां इस बात की चर्चा हो रही है कि बंगाल में भी चुनाव जो चल रहे हैं उसमें एक मुद्दा होना चाहिए कि ये ममता बनर्जी के मौलाना प्रेम के साथ हम खड़े हैं या फिर योगी के, मोदी के हिंदू प्रेम के साथ खड़े हैं। यानी हिंदुत्व के लिए वोट दे रहे हैं या फिर मुसलमानों को खुश करने के लिए वोट दे रहे हैं। और इसके डिवाइड में योगी आदित्यनाथ की बड़ी भूमिका है। इसलिए जब से बंगाल चुनाव में इनका प्रचार शुरू हुआ है, इनको उन जगहों पर उपयोग किया जा रहा है जहां हिंदुओं को एकजुट करने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। जो बार बार नारे दिए जाते रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, बटना नहीं, एकजुट होकर एक बार दिखाओ, फिर देखो कि आगे कुछ समय तक अगर तुम थोड़े बहुत बंट भी जाओगे तो फिर जो दूसरे लोग एकजुट हैं वो टूटने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए बंगाल चुनाव में एक भूमिका तो योगी आदित्यनाथ की है कि वो हिंदुओं के ध्रुवीकरण में अपनी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करके आ रहे हैं। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बंगाल की चुनावी जंग में योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने यह साफ कर दिया है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति और हिंदू विरोधी एजेंडा ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। विपक्षी भले ही विरोध करें, लेकिन बंगाल की गलियों में अब यूपी मॉडल की गूंज सुनाई दे रही है। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।